हे दोस्तों, मेरा नाम खुशबू है। जैसा आप जानते हैं कि ठंड काफी बढ़ गया है और ठंड के साथ साथ हमारा एग्जाम का जो समय है, एग्जाम का जो सीजन है वो काफी करीब आ गया है। उसको देखते हुए मैंने 10th बोर्ड के हिसाब से जो इतिहास के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू तैयार किए हैं, साथ में उससे कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है मैंने उसको भी इसमें ऐड ऑन किया है, ताकि एग्जाम में जब आप जाएं तो आप सवाल को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर पाए। ठीक है। और आप कंबल में घुसे घुसे भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, हाँ, आपका पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पहला है, सन 1817 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो आप जानते हैं सेडॉन में हुआ था। नाम याद रखना काफी आसान है कि क्लास में डॉन जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेडॉन के युद्ध से हुआ था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि जो तुर्की को कहा जाता है, और तुर्की जो है ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, किसके अंतर्गत आता था? ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? अब जानते हैं कि मेजनी थे। कौन था? मेजनी था। और मेजनी ने जानते हैं कि मेजनी ने यंग इटली की भी स्थापना करी थी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यंग यूरोप और यंग इटली दोनों की स्थापना किसने करी थी? तो मेजनी ने करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान शासक थे। आप सभी जानते हैं कि टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे और ये फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित थे। गैरीवल्डी पेशे से क्या था? गैरीवल्डी पेशे से क्या था? नाविक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो 1871 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? किस क्रांति की बात कर रहे हैं? 1830 की क्रांति। तो गणराज्य की स्थापना हुई थी। और अब ध्यान देंगे कि 1830 की क्रांति को हम जुलाई क्रांति के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, 1830 की क्रांति को हम जुलाई क्रांति के भी नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन को हल्का सा ट्विस्ट किया जा सकता है कि जुलाई क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? किसकी बात कर रहे हैं हम? जर्मनी के एकीकरण की बात कर रहे हैं। तो जर्मनी से आप जानते हैं कि बिस्मार्क संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन संबंधित नहीं है की बात हो रही है इटली से। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ठीक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो आप देखते हैं कि ऑस्ट्रिया जो था वो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? हम बात कर रहे हैं जर्मनी के एकीकरण के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये बिस्मार्क से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कई दफा आ चुका है, इसका आंसर 1871 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनेवा की संधि कब हुई थी? आंसर इसमें गलत दिया हुआ है। हम जानते हैं कि 1864 में हुई थी जनेवा की संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जलवेरिन संबंधित था। किससे संबंधित था? तो ये व्यापारी वर्ग से संबंधित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ठीक है, तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था इनको। अब बात है वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815। अगर ऑप्शन में 1814 भी हो तो भी आप 1814 भी ले सकते हैं। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? ठीक है, इटली के एकीकरण की बात कर रहा है। ठीक है, इटली के एकीकरण में आप जानते हैं कि मेजनी का भी अपना योगदान है, इमैनुअल का भी है और काबूर का भी है, तो इसलिए ऑप्शन में सभी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, रक्त और लौ की नीति की बात हो रही है, तो आप जानते हैं कि बिस्मार्क थे। आगे बढ़ते हैं। जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आप जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मनी के राज्यों को जीतने के बाद उन्होंने राज्यों को मिला करके जर्मन राय राज्य का निर्माण किया था। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? याद रखिएगा, जर्मनी क्षतिपूर्ति राशि को कम करने की बात कर रही है। तो लौसाने है, जिसको हम लुसाने भी बोलते हैं। ठीक है, लुसाने। और इस संधि के थ्रू क्या हुआ था कि 1932 का समय था। ठीक है, उस समय क्या चल रहा था? तो आप देखिएगा कि महामंदी का दौर चल रहा था। तो महामंदी में क्या हुआ था कि महामंदी के समय जो जर्मनी की स्थिति थी, आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, और उसकी खराब स्थिति को देखते हुए लौसाने सम्मेलन लाया गया था। और इसमें क्या किया गया था कि जो जुर्माना लगाया गया था, ठीक है, जर्मनी के ऊपर जो जुर्माना लगाया था उसे 90% तक क्या किया गया था? 90% तक कम कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 90% तक उसके जुर्माने को क्या कर दिया गया था, या हर जाने को क्या किया गया था? कम कर दिया था। लौसाने जो है स्विट्जरलैंड का एक शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हिगेल के बारे में जानते हैं कि हिगेल का संबंध जर्मनी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस, तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्र को स्थापित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? अब बताइए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो अब जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, और ये कब से कब तक चली थी? 1789 से 1719 तक चली थी। 79 के आसपास आप देखते हैं कि नेपोलियन का उदय हो चुका होता है। नेपोलियन का उदय हो चुका है। फ्रांसीसी क्रांति तो आप जानते होंगे काफी महत्वपूर्ण रही है हमेशा से फ्रांसीसी क्रांति, और इसका आप नारा भी जानते होंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में और जानिएगा तो पता चलेगा कि उस समय जो थी फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है, शासन जो था वो निरंकुश था, और जब शासन निरंकुश होगा, आर्थिक स्थिति होगी, तो लोगों में समानता, एक दूसरे में समानता भी नहीं था, भेदभाव था, और जब भेदभाव होगा तो वहां बंधुत्व भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बात करें हम मेजनी की, तो आप जानते हैं कि कार्बोनरी से मेजनी का संबंध था। कार्बोनरी जो क्या था, ये जो था गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, और आप देखेंगे कि इस पे कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति का भी प्रभाव देखने मिलता है।
इसमें आपको फ्रांसीसी क्रांति का भी प्रभाव देखने मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो अब जानते हैं कि जर्मनी में स्थित है। जर्मनी का एक शहर है जेना और 1558 में इसकी स्थापना हुई थी। एक बात और, आप बताएंगे कि आधुनिक समय में जेना विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। कोसुत का संबंध किस देश से है? कोसुत की बात हो रही है तो कोसुत का संबंध हंगरी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? प्रश्न में ध्यान देंगे। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन गलत है, आपका होगा यूनान। ठीक है, यूनान को यूरोपियन सभ्यता का क्या कहा जाता है? पालना कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? कि प्रथम जनेवा कन्वेंशन जो हुआ था 1864 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो आप जानते हैं कि 1871 में एकीकरण हुआ था, इसका इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। अब प्रश्न है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो आप जानते हैं कि ये फ्रांस का शासक था। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? नहीं की बात हो रही है। ठीक है, तो जर्मनी जो था। आगे बढ़ते हैं। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया, बोहेमिया किस देश के अधीन था? तो आप जानते हैं कि बोहेमिया जो था किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बनता है? कहाँ का सम्राट बनता है विलियम प्रथम? तो आप जानते हैं कि विलियम प्रथम का संबंध कहाँ से है? जर्मनी से है। आगे बढ़ते हैं। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? तो आप जानते हैं कि 1793 में लुई 16वें की फांसी दी गई थी। लुई 16वें का कार्यकाल था 1774 से 1793। ये लुई 16वें का कार्यकाल था और इसे फांसी नहीं दी गई थी, मतलब वो हैंग करने वाली फांसी नहीं दी गई थी। ठीक है, इसका क्या किया गया था? इसका गला काटा गया था, यानी कि गला कलम किया गया था। और उस टाइम एक औजार था गिलेटिन। ठीक है, गिलेटिन के थ्रू ही इसका सर को कलम किया गया था। चलिए आगे। और एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि लुई सुलोवे जो था वो फ्रांस का अंतिम शासक था। अंतिम शासक था, प्लस ये ब्रूबो वंश से संबंधित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्टडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? पोस्टडम की घोषणा पर जापान ने किया और इस घोषणा में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन शामिल थे। ठीक है, इन्होंने इस घोषणा के थ्रू जम्मा को आत्मसमर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्डिनिया का राजा कौन था? तो आप जानते हैं कि विक्टर इमैनुअल जो थे इसके राजा थे। आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इटली के एकीकरण में आप जानते हैं कि मेजनी, जिनको पैगंबर के नाम से जाना जाता था, गैरीवल्डी, इनको तलवार के नाम से जाना जाता था, और काबूर जो थे ये राजनीतिज्ञ थे। तो इन सभी का योगदान है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जर्मनी निम्न में से कौन जर्मन चांसलर था? जर्मन का चांसलर कौन था? तो आप जानते हैं कि बिस्मार्क जर्मन चांसलर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी। ठीक है, हालांकि ये क्रांति असफल रही थी, लेकिन इसका उद्देश्य था कि हाँ वो जो वहां पे जो शासन चल रहा था
निरंकुश शासन था तो वो उदारवादी की तरफ मोड़ना चाह रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो आप जानते हैं कि फ्रांस की पराजय हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवाएं लागू की थी? हम बात कर रहे हैं अनिवार्य सैन्य सेवा, आप जानते हैं कि बिस्मार्क। अब किस देश की बात हो रही है तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि किस देश की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? वियना कांग्रेस की बात हो रही है और वंश की बात हो रही है कि किस वंश को दोबारा स्थापित किया गया था, तो आप जानते हैं ब्रूगो वंश को। ब्रेस्ट लिटोवेस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो आप जानते हैं रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। रूस उस समय सोवियत रूस के नाम से जाना जाता था और जर्मनी के साथ और भी शक्तियां जुड़ी थी, उसमें जर्मनी अकेला नहीं था। ठीक है, अभी आप रिसेंट में देख रहे होंगे कि अभी 1 डेढ़ साल से जो रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें रसिया ये क्लेम करता है कि यूक्रेन जो है उसका पुराना भाग था। ये बात सही है, क्योंकि इसी संधि के थ्रू क्या होता है कि रसिया से यूक्रेन को अलग किया जाता है। ठीक है, उसके साथ में यूक्रेन, पोलैंड और भी कुछ राज्य थे जिनको, मतलब कुछ भूभाग था रसिया का जिसको अलग किया जाता है। और ये प्रथम विश्व युद्ध से रसिया को बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के लिए संधि लाई जाती है और उसके बाद उसके कुछ भूभाग को अलग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1853 से 1854 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी? तो किस देश की ओर से, बताइए क्या हुआ? फ्रांस होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो आप जानते हैं कि तुर्की के समर्थन में मिस्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था, जब इसे 5 से 6 सालों में पूछा गया था, वो अभी आपने रिवीजन कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और इसके आगे और भी चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं जहाँ से सवाल आपके बनते हैं, उसको भी हम देखेंगे। साथ में एक और बात कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको इस चैनल का कंटेंट कैसा लग रहा है आप हमें जरूर बताएं। साथ में जो आपके जो मित्र या सहपाठी या जानने में कुछ हैं जो 9 से इस साल 10th की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उनके साथ भी चैनल को शेयर करें, क्योंकि फरवरी से हम उनके लिए बैच लेके आ रहे हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगा और वो यहाँ के अच्छे अच्छे टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और कंटेंट जो होगा उसमें काफी क्वालिटी होगी, ताकि आप आगे जब किसी एग्जाम को देते हैं, बाद में जब आप 12th करते हैं, 12th के बाद आप कंपटीटिव की ओर जाते हैं या डीयू या किसी अच्छे यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं जहां आप सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे नहीं, आपका एग्जाम भी लिया जाता है, तो जब आपका बेस मजबूत होगा तो आपका आगे पढ़ने में भी मजा आएगा और फिर आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लायक रहिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इटली का एकीकरण में 3 प्रमुख नायक कौन थे? तो आप जानते हैं कि इटली के एकीकरण की बात हो रही है, तो मेजनी जिनको मसीहा या पैगंबर 2 नामों से जाना जाता था। ठीक है, मेजनी को 2 नामों से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद आता है गैरीवर्डी, जिनको तलवार के नाम से फेमस थे क्योंकि उन्होंने युद्ध को तलवार के नाम पर जीता था। काबुल, जो कि थे राजनीतिज्ञ थे। ये तीनों जो थे, इन तीनों का योगदान था इटली के एकीकरण में। चलिए आगे देखते हैं। लाल कुर्ती नामक आंदोलन का नायक कौन था? प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। लाल कुर्ती नामक आंदोलन का नायक कौन था? लाल कुर्ती नामक आंदोलन के नायक आप जानते हैं गैरीवल्डी थे, जिनको आपने देखा कि तलवार नाम से ये फेमस भी था।
इटली का वास्तविक निर्माता किसे माना जाता है? तो आप जानते हैं कि काबूर को माना जाता है। और किसके माध्यम से अष्टयाई सेवाओं को परास्त करने में सफलता मिली? ध्यान दीजिएगा, अष्टयाई सेवाओं की बात हो रही है। तो 1859 में अष्टयाई सेवाओं को परास्त किया गया था। किसके द्वारा? काबूर। इसलिए इनको राजनीतिज्ञ बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके अनुसार राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है? किसने कहा था? ध्यान रखिएगा, किसने कहा था कि राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है? ठीक है, तो आप जानते होंगे कि ऑनसर्ट रेमन जो थे एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ठीक है, इन्होंने कहा था कि राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ग की क्रांति थी? ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये क्रांति मध्यम वर्ग के द्वारा की गई थी। और आप जानते होंगे कि मध्यम वर्ग को बुजुर्वा वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न को घुमा सकता है, ऑप्शन में आपके मध्यम वर्ग की जगह बुजुर्गा वर्ग भी दे सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न है कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? तो आप जानते हैं कि 1769 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कोर्सिका द्वीप पे हुआ था। और ये 1804 में फ्रांस की गद्दी पे बैठते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीना कांग्रेस की मेजबानी किसने और कब की? वीना कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि मेटरनिख जो थे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, और इन्होंने वीना कांग्रेस की मेजबानी की थी 1815 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? जुलाई क्रांति, जिसको 1830 की क्रांति के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, तो चार्ल्स एक्स जो थे उस समय इसके शासक थे। चार्ल्स एक्स इसके शासक थे। ठीक है, और वो किस वंश से संबंधित थे? ब्रूवी वंश से संबंधित थे। अगला सवाल है, किसके नेतृत्व में एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था? तो आप जानते हैं लुई फिलिप। आगे चलते हैं। चार्ल्स एक्स, यहाँ पे एक्स होगा। ठीक है, चार्ल्स एक्स की दमनकारी नीति, जिससे कि क्या हुआ, जनता में आक्रोश फैला था, वो कौन कौन सी नीति थी? आप जानते हैं कि प्रेस की आजादी को उन्होंने खत्म कर दिया था। अभी भी आप देखते होंगे कि न्यूज में चर्चा का विषय रहता है कि हम प्रेस की आजादी को क्या करते जा रहे हैं, धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया था, संसद को भंग कर दिया था एक अध्यादेश के द्वारा, जबकि संसद उसी समय नवनिर्वाचित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है कि उन्होंने मत के अधिकार को सीमित कर दिया था। ठीक है, अब अगला है कि ट्रोइस ग्लोरियस किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, ट्रोइस ग्लोरियस किसे कहा जाता है? तो पेरिस के नागरिकों के द्वारा 3 दिन का संघर्ष किया गया था। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रोइस ग्लोरियस। फ्रांस प्रशिया युद्ध को समाप्त करने वाली संधि है। अब जानते हैं कि कौन सी संधि है जिसमें फ्रांस और प्रेशिया के युद्ध को समाप्त किया गया था? 1871 10 के आसपास। एक शुल्क संघ जलवे सैन जलवेसैन की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये प्रसा में की गई थी, 1843 में की गई थी। यहाँ ये देख चुके हैं, यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। ये आगे बढ़ते हैं। लुई फिलिप ने किस नीति का अवलंबन करते हुए गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? इसकी बात हुई, गीजो को। ठीक है, आप जानते हैं कि स्वर्णिम मध्य वर्गीय, स्वर्णिम मध्य कर्वीय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्वर्णिम मध्य कर्वीय नीति थी, जिसके थ्रू लुई फिलिप ने क्या किया था, गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत किया? तो आप जानते हैं कि उसने मेटरनिख युद्ध का अंत किया था। और मेटरनिख युग के अंत के बाद आप देखते हैं कि लुई नेपोलियन जो है वहां के शासन को संभालते हैं और वहां के सम्राट बनते हैं। अगला है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? हमने पहले ही देखा है कि मसीहा और पैगंबर नाम से कौन फेमस थे? मेजनी फेमस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्रियानोपुल की संधि किसके बीच हुई थी?
ध्यान दीजिएगा। एड्रियानोपुल की संधि की बात हो रही है जो 1829 में हुई थी, किसके बीच, रूस और तुर्की के बीच हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी, तो आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान ने की थी। ये मैसूर के शासक थे और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर इन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर। चलिए इसके साथ ही हमारा पहला अध्याय समाप्त होता है।